हाँ, तो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 के साइंस की काफ़ी महत्वपूर्ण मोस्ट वीवीआई 40 टॉप लेवल के ऑब्जर्व क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। और ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ना, आपके आगामी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जितने भी अभ्यर्थी इस बार फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो इस क्लास को अगर आप शुरू से लेकर आखिरी तक अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन को याद कर लेते, तो मेरा गारंटी है कि काफ़ी सारे प्रश्न इसी क्लास से आपको देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, संपूर्ण विद्यार्थी क्या कीजिएगा, जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, आप कोशिश कीजिएगा प्यारे बच्चों, एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करते हुए बताते हुए चलिएगा ना। तो प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न जो कि 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बाबू, यहाँ पे आप सभी को बताना है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है ना, पूछा गया है। तो अमीबा जो होते हैं प्यारे बच्चों, अपना भोजन कुटपाथ के द्वारा पकड़ता है प्यारे बच्चों। और कुटपाथ जो होते हैं, ये एक प्रकार का अमीबा के शरीर में क्या होते हैं, कुटपाथ नामक उंगली होता है ना, इसी को क्या करता है, वो निकाल करके भोजन को घेर लेता है प्यारे बच्चों। आपको ये पता होगा, यही प्रक्रिया के माध्यम से अमीबा अपना भोजन पकड़ता है। और अमीबा जो होता है ना प्यारे बच्चों, एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव होता है, अमर प्रोटोजोआ होता है ना। और द्विखंडन किस में होता है प्यारे बच्चों, तो ये अमीबा में होता है। अब आइए प्यारे बाबू, देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नांकित में से कौन जीव अनवीकरणीय पदार्थ है। तो प्यारे बच्चों, आपको तो पता होगा, अनवीकरणीय कहने का मतलब होता है प्यारे बच्चों, जो आने वाले समय में ख़त्म हो जाएगी, ये ना होता है। अनवीकरणीय का मतलब ये होता है। तो एक प्रकार का यहाँ पे अगर देखा जाए तो इनमें से अनवीकरणीय पदार्थ कौन है प्यारे बच्चों, तो देखिएगा यहाँ पे DDT, कागज, वाहित मल। तो इनमें से अनवीकरणीय पदार्थ क्या है, मतलब जो विघटित नहीं होगा बच्चों, जो मिट्टी में अपघटित नहीं होगा ना, यहाँ पे वही ना होता है अनविकरणीय पदार्थ। जैसे कि DDT एक प्रकार क्या होता है बच्चों, कीटनाशक होता है, और ये प्राकृतिक रूप से विघटित नहीं होता, इसीलिए यह पर्यावरण में लंबे समय तक बना रहता है बच्चों, ये DDT ना। ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, जैव अनवीकरणीय पदार्थ कहते हैं। अब देखिए बच्चों, तीसरा नंबर प्रश्न आपको बताना है कि ओजोन की एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है ना, पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों, ओजन के एक अणु में सबसे पहले यहाँ पे आपको ओजन का अणुसूत्र जानने की आवश्यकता है। तो क्या होता है प्यारे बच्चों, O3 होता है। अगर यहाँ पे देखिएगा तो ऑक्सीजन का कितना अणु है प्यारे बच्चों, 3 है। तो यहाँ पे इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा ना। इसको अब अच्छी तरीके से याद रखिए। और ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है प्यारे बच्चों, तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। आपके एग्जाम में ओजोन परत से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछे आते हैं कि ओजोन परत का छिद्र प्रमुख रूप से किस गैस के कारण होता है। प्यारे बच्चों, छिद्र जो होता है ओजोन परत का, CFC गैस के कारण होता है। और प्यारे बच्चों, ये CFC गैस कहाँ से निकलती है, तो रेफ्रिजरेटरों से निकलती है। अब आइए बाबू, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो प्यारे बाबू देखिए, यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी यहाँ पे 25 सेंटीमीटर है, प्लस 25 सेंटीमीटर है। तो यह गोलीय दर्पण कैसा होता है, कैसा होगा। तो प्यारे बच्चों, ये एक प्रकार का उत्तल दर्पण होगा, क्योंकि हम जानते हैं चीन परिपाटी के अनुसार उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है बच्चों, धनात्मक होती है। और +20 कहने का मतलब होता है कि ये दर्पण क्या है बच्चों, उत्तल दर्पण है। इसीलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल बात है। ठीक है। और वाहन के जो साइड मिरर होता है बच्चों, उसमें हम लोग उत्तल दर्पण का ही उपयोग करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। और उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है बच्चों, कैसा बनता है, सीधा बनता है बच्चों, और छोटा बनता है। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना। अब देखिए बाबू, अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी कि समतल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है बच्चों, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इस राइट आंसर हो जाएगा ना। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। कहने का मतलब ये होता है, जो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना, इसको हम लोग पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि प्रकाश की किरणें प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित नहीं होती है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, आभासी या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब ना कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। और समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है, +1 होता है। अब देखिए बाबू, अगला प्रश्न आपको बताना है कि ATP का विस्तारित रूप क्या होता है, ये ना पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों, ATP को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ऊर्जा मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और ये कोशिका में ऊर्जा क्या करती है बच्चों, संग्रहित करता है। और सभी जितने भी जीवित होता है प्रक्रिया को संचालित करता है ना। आपको ये पता होना चाहिए ATP का फुल फॉर्म क्या होता है ना, पूछा गया है। तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ATP का निर्माण कोशिका किस भाग में होता है बच्चों, इसका जो निर्माण होता है कोशिका किस भाग में होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, उसी में ना होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चों, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं,
तो कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं या शक्ति ग्रह, पावर हाउस भी कह सकते हैं। अब देखिए पर बच्चों अगला प्रश्न है, यहाँ पे आप सभी से पूछा गया है कि रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है। तो पर बच्चों रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है, गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। और रंध्र को हम लोग किस नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों, स्टोमाटा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों, स्टोमाटा के नाम से जानते हैं। इसे आप साथ में याद करते हुए चलिए, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और इसी के माध्यम से पेड़ पौधे क्या करते हैं कि गैसों का आदान प्रदान और जल वाष्प के उत्सर्जन का कार्य ना करता है, ठीक है। और रंध्र को नियंत्रित कौन करता है प्यारे बच्चों, तो रक्षक कोशिका जो होता है उसी को, मतलब रंध्र को नियंत्रित करता ही। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। प्यारे बाबू यहाँ पे आपको बताना है कि द्विखंडन किस में होता है प्यारे बच्चों। तो देखिएगा पैरामेसियम, अमीबा, लिस्टमिनी, यानी कि इन सभी में होता है ना द्विखंडन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिए, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न आपको बताना है कि फूल में नर प्रजनन अंग पूछा गया है। तो फूल में नर प्रजनन अंग इसमें से पुंकेसर हो जाएगा, यानी कि प्यारे बाबू यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी जंतु ने यहाँ पूछा गया है, तो केचुआ क्या है बच्चों, उभयलिंगी जंतु। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में बराबर पूछ लिए आते हैं। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है, आपको बताना है कि मानव में नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है। तो नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है पर बच्चों, तो विरसन कहलाता है ना, विरसन। यहाँ पे देखिए ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और महिलाओं में जो जनन ग्रंथि कौन सी होती है पर बच्चों, आपके एग्जाम में पूछा आता है, तो अंडाशय होता है, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए ना। और शुक्राणु कहाँ पे बनते हैं प्यारे बच्चों, तो यही विरसन में बनते हैं। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न आपको बताना है कि भ्रूण का विकास कहाँ पे होता है। प्यारे बच्चों बताइए, भ्रूण का विकास कहाँ पे होता है, तो गर्भाशय में होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिए। और मनुष्य में जो निषेचन होता है ना पर जो कहाँ पे होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है। फेलोपियन जो नलिका होता है वहीं पे क्या होता है पर जो निषेचन की प्रक्रिया होती है। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न आपको बताना है कि मनुष्य के 22वें जोड़े क्रोमोसोम को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो ऑटोसोम के नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों। इसीलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मनुष्य में कितनी जोड़े गुणसूत्र होते हैं प्यारे बच्चों, तो 22वें जोड़े क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं ना, 23वें जोड़े गुणसूत्र होते हैं। 23वें जोड़े ना गुणसूत्र होते हैं बच्चों। यहाँ पे ऑटोसोम जो होते हैं 22वें जोड़े होते हैं ना, लेकिन गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, टोटल 46 होते हैं। 23वें जोड़े गुणसूत्र होते हैं ना, आपको ये पता होना चाहिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न आपको बताना है कि कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ इनमें से कौन है, तो डीएनए है प्यारे बच्चों, डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होते हैं, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप क्या बताइएगा, तो आपको तो पता होगा प्यारे बच्चों, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, आपको ये पता होना चाहिए। आप अच्छी तरीके से इसको याद रखिएगा। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिए प्यारे बच्चों आप सभी को पूछा जा रहा है आपसे कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र यहाँ पे पूछा गया, तो क्या होते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका नाम होते हैं, यानी कि CaOCl2 होते हैं। इसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ना, इसका उपयोग हम लोग कहाँ पे क्या करते हैं, तो कपड़े या फिर जल को कीटाणु रहित और मतलब सफ़ेद करने के लिए ना, उसको साफ़ सुथरा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न आपको ये बताना है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, यानी कि ये सभी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। इसे आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। प्यारे बाबू देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपको बताना है कि सोलर में किस अर्धचालक का प्रयोग होता है। प्यारे बच्चों बताइए, तो सिलिकॉन का ना प्रयोग होता है सोलर में। यहाँ पे प्यारे बाबू ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि सभी हरे पौधे होते हैं, तो जितने भी हरे पौधे होते हैं ना, वे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, यानी कि पेड़ पौधे में क्या होते हैं बच्चों, क्लोरोफिल होते हैं, जिसमें वे सूर्य प्रकाश की सहायता से अपना भोजन स्वयं ही तैयार कर लेते हैं। इसी को हम लोग स्वपोषी कहते हैं। ए वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न आपके यहाँ पे बताना है कि एलपीजी का विस्तृत नाम क्या होता है। तो प्यारे बच्चों एलपीजी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। इसे हिंदी में हम द्रवीभूत पेट्रोलियम
गैस कहते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एलपीजी मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन गैस से बना होता है ना, और एलपीजी के मुख्य घटक जो होते हैं पर बच्चों क्या होते हैं, ब्यूटेन होते हैं। और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा अच्छी तरीके से। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा यहाँ पे क्या पूछा गया है कि टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है, ये ना पूछा गया है। तो भागीरथी नदी पर बनाया गया बच्चों, और हीराकुंड बांध जो है यहाँ पे बच्चों महानदी पर ना, याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बाबू यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज होता है हमारे भारत में, यानी कि 1 मिनट में 1 सेकंड में 50 बार अपना दिशा चेंज करती है पर बच्चों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा यहाँ पे हम पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ाते हुए चल रहे हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं पे बच्चों, तो चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं, आप यहाँ पे याद रखिएगा पे बच्चों। और उत्तरी ध्रुव को हम लोग एन के द्वारा दिखाते हैं और दक्षिणी ध्रुव को हम लोग एस के द्वारा दिखाते हैं, याद रखिएगा ना। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न आपको बताना है कि जो लोहे तथा चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है तो वो क्या कहलाती है पे बच्चों, चुंबक ना कहलाती है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न आपको बताना है कि ओम का नियम है, इनमें से ओम का नियम क्या होता है बच्चों, भी बराबर आई आर होते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि ओम के नियम के अनुसार किसी चालक में प्रभावित धारा जो होता है ना बच्चों, जो आई करंट होता है, मतलब धारा और वोल्टेज, सॉरी यहाँ पे हम ये कह रहे हैं आपको, ओम के नियम क्या होता है, भी बराबर आई आर होता है। कहने का मतलब ये होता है कोई भी कंडक्टर ले लीजिए, उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट का बहाव होगा ना और वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ये सीधे समानुपाती होती है, यानी कि प्रोपोर्शनल टू होती है बच्चों। यानी कि भी बराबर क्या होता है, आई आर होता है, जहाँ पे ये आर क्या होते हैं बच्चों, चालक तार का प्रतिरोध होता है, बी फॉर वोल्टेज, आई पर विद्युत धारा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है, ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पर चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन जो होता है ना पर बच्चों क्षारीय प्रकृति का होता है, याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दांत की ऊपरी परत क्या कहलाती है पर बच्चों, एनामेल कहलाती है। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपको बताना है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है ना, पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों इसको याद रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुना 10 के पावर -19 गुलाम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विद्युत आवेश का ऐसे मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, गुलाम होता है। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न आपको बताना है कि परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता होगा प्यारे बच्चों, विद्युत फ्यूज का उपयोग किया जाता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जब भी हमारे घर में अत्यधिक धारा प्रवाहित होगी तो ये फ्यूज क्या होता है बच्चों, पिघल जाता है ना, और परिपथ को क्या कर देता है बच्चों, मतलब टूटने से बचा लेता है। कहने मतलब ये होता है। और ये हमारे घर में जितने भी सामान वगैरह रहता है वो मतलब क्षति नहीं पहुंचती है ना, तो आपको पता होगा, याद कर लीजिएगा बच्चों, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि विद्युत हीटर में किस तार का प्रयोग किया जाता है बच्चों, तो जितने भी हीटिंग एलिमेंट होते हैं उसमें हम लोग नाइक्रोम तार का उपयोग करते हैं बच्चों, क्योंकि इसका प्रतिरोध क्या होता है, काफ़ी उच्च होता है। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न आपको बताना है कि पुतली को नियंत्रित कौन करता है। प्यारे बच्चों बताइए, पुतली को नियंत्रित कौन करता है प्यारे बच्चों, आयरिस करता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयरिस जो होता है प्यारे बच्चों, ये नेत्र का क्या होता है, रंगीन भाग होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों आपको बताना है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है प्यारे बच्चों, तो आपको तो पता होगा, प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। प्रिज्म एक प्रकार का पारदर्शी शीशा होता है जिसका 2 सतह त्रिभुजाकार तथा 3 सतह क्या होता है प्यारे बच्चों, चतुर्भुजाकार होता है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों आपको बताना कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा हो जाने से कौन सी दृष्टि दोष होता है, तो दूर दृष्टि दोष होता है। यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको तो पता होगा। और दूर दृष्टि दोष से जो भी व्यक्ति पीड़ित होता है तो उस व्यक्ति को उत्तर लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना पड़ता है प्यारे बच्चों ना, याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बाबू यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो जब भी यहाँ पे ब्लड में आयरन का कमी हो जाएगा तो एनीमिया नामक रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे प्यारे बच्चों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। और हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या होते हैं बच्चों, आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। तो हीमोग्लोबिन यानी कि एचबी का जो मुख्य घटक होते हैं क्या होते हैं प्यारे बच्चों, तो आयरन होते हैं ना, आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न आपको बताना है कि शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। और प्यारे बच्चों पीयूष ग्रंथि को हम लोग
किस नाम से जानते हैं, तो मास्टर ग्रंथि के भी नाम से जानते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो प्यारे बच्चों 12 जोड़ी होती है, जो कि देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ ए वाला विकल्प जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए पर जो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। दूत किसे कहते हैं पर बच्चों, तो हार्मोन को कहते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं पर बच्चों बताइए। तो ग्लूकोज का अणुसूत्र तो पता होना चाहिए, C6H12O6 होता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का 6 ना हो जाएगा पर बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न आपको बताना है कि कृत्रिम वीर्य किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर में अपहोन द्वारा पृथक करता है पर बच्चों, तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो नाइट्रोजन हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है। ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि कृत्रिम वीर्य जिसको हम लोग क्या कहते हैं पर बच्चों, डायलिसिस मशीन कहते हैं ना। रक्त से क्या करता है कि नाइट्रोजन जो यौगिक होता है ना, जैसे यूरिया आदि को क्या करता है, अपशिष्ट पदार्थों से बाहर निकलता है। ठीक है, जब वीर्य अपना क्या होता है पर बच्चों प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है, तो डायलिसिस मशीन के द्वारा एथी किया जाता है ना। अब देखिए पर जो अगला प्रश्न आपको बताना है कि निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है। तो इनमें से अगर बात किया जाए तो उत्सर्जी अंग ना पूछा गया है, तो वीर्य यानी कि किडनी क्या है पर जो उत्सर्जी अंग है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बाबू अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि पित्तरस जो है ना कहाँ से स्रावित होता है, कहाँ से निकलता है, तो पित्तरस पित्ताशय यानी कि यकृत से निकलता है पर बच्चों। यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप सभी को बताना है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, कितना गुना करके, तो 10x पर दिखा जा सकता है पर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न आपको बताना है कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, तो पेड़ पौधे के पत्तियों में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। उसके बाद आप लोग हमें बताइए कि ये 40 यानी कि 41% में से आपको कितना परसेंट का सही और सटीक आंसर याद है। इसका जवाब आप हमें इसी वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, और 1% हम आपके लिए लेते हैं SW क्वेश्चन, इसको मान लीजिए प्यारे बच्चों। इसका जवाब आप हमें कमेंट में बताइए कि जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है। इसका जवाब आप हमें इसी वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा ना। तो प्यारे बच्चों फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ इंपॉर्टेंट। थैंक यू वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के लिए।